कल्पना कीजिए कि शाम के 6 बज रहे हैं। एक महिला है, मान लेते हैं उसका नाम शेरी है। वो दिन भर की थका देने वाली जॉब के बाद घर लौटती है। उसने अपनी 9 साल की बेटी से वादा किया है कि आज शाम वो उसके स्कूल प्ले के लिए एक खास ड्रेस सिलेगी। बेटी बहुत ही ज्यादा खुश है। जाहिर है बच्चों के लिए ये छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। तो शेरी सिलाई मशीन निकाल ही रही होती है कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सामने उसकी माँ खड़ी है, बिना बताए आ गई हैं। ये तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। हाँ, और शेरी बड़ी विनम्रता से कहती है कि वो थोड़ी व्यस्त है, तो माँ का चेहरा एकदम उतर जाता है। माँ गहरी सांस लेकर एक टिपिकल गिल्ट ट्रिप देती है। कोई बात नहीं, मैं तो एक अकेली बूढ़ी औरत हूँ, भला किसी के पास मेरे लिए समय कहाँ होगा, मैं वापस चली जाती हूँ उस खाली घर में। और मुझे पूरा यकीन है कि शेरी इसके बाद मना नहीं कर पाई होगी। एकदम सही। उसी एक पल में शेरी टूट जाती है। वो मशीन बंद करती है, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखती है और अपनी पूरी शाम माँ की उन अंतहीन शिकायतों को सुनने में लगा देती है जो उसने पहले भी हजारों बार सुनी है। और अंदर ही अंदर शेरी उबल रही होगी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बाहर से वो मुस्कुरा रही है ना? एग्जैक्टली। बाहर से एक आदर्श बेटी, लेकिन अंदर से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। हम अक्सर एक अच्छे इंसान की छवि को इस बात से जोड़ देते हैं कि वो बिना सवाल किए दूसरों का बोझ अपने सिर ले ले। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि क्या हम अनजाने में दूसरे लोगों की समस्याओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर खुद को खत्म कर रहे हैं। और इस चर्चा के लिए हमने डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड की बहुत ही शानदार रिसर्च और उनकी मशहूर किताब बाउंड्रीज को अपना आधार बनाया है। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और दूसरों के बोझ के बीच का फर्क आखिर पहचाना कैसे जाए। देखिए, यह विषय इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि जब किसी इंसान के जीवन में सीमाएं यानी बाउंड्रीज नहीं होती, तो उसकी जिंदगी उस गाड़ी की तरह हो जाती है जिसमें वो बैठा तो ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन उसका स्टीयरिंग और ब्रेक किसी और के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा, स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में होता है। और शेरी के मामले में तो ऐसा लगता है जैसे स्टीयरिंग एक नहीं कई लोगों के हाथ में है। अगर हम उसके दिन के बाकी हिस्सों को देखें तो ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है। अच्छा, उसके दिन में और क्या क्या हुआ? सुबह ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसकी दोस्त लोइस का फोन आता है। लोइस का जीवन हमेशा किसी न किसी क्राइसिस से भरा रहता है। वो लगातार 45 मिनट तक अपनी शिकायतें करती रहती है। और शेरी अपना लंच छोड़कर उसे सांत्वना दे रही होगी। हाँ, और पूरी कॉल में लोइस एक बार भी ये नहीं पूछती कि शेरी तुम कैसी हो, बस अपना रोना रोती है। और फिर शाम को जब शेरी घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है, उसका बॉस जेफ आ जाता है। मुझे अंदाजा लग रहा है कि जेफ क्या कहने वाला है। हाँ, जेफ अपना बचा हुआ अधूरा काम शेरी की डेस्क पर रख देता है और कहता है कि तुम तो हमेशा मेरी मदद करती हो और मुझे तो आज गोल्फ खेलने जाना है। और शेरी वहां भी ना नहीं कह पाती, वो उस काम को भी अपने सिर ले लेती है। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई इंसान किसी व्यस्त एयरपोर्ट पर खड़ा है। उसने अपना 20 किलो का भारी सूटकेस तो उठा ही रखा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो दूसरों का सामान भी उठाता जा रहा है। एग्जैक्टली। वो हर सहयात्री का बैग अपने कंधों पर लादता जा रहा है। माँ का गिल्ट वाला बैग, दोस्त का इमोशनल बैग, बॉस का काम वाला बैग। और फिर वो इंसान हैरान हो रहा है कि उसकी कमर क्यों टूट रही है। ये बहुत ही सटीक और शक्तिशाली एनालॉजी है। एयरपोर्ट पर अगर हम किसी और का भारी सामान उठाएंगे तो हम अपनी फ्लाइट ही मिस कर देंगे। बिल्कुल। उसे लगता है कि वो बहुत परोपकारी है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है। शेरी की कहानी में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि शेरी कोई आलसी इंसान नहीं है, वो बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, ऊर्जा की तो उसमें कोई कमी नहीं दिखती। सही बात है, उसके पास ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि स्वामित्व यानी ओनरशिप की कमी है। ओनरशिप की कमी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसे ये नहीं पता कि उसका अपना मानसिक और भावनात्मक दायरा कहाँ खत्म होता है और दूसरों का कहाँ से शुरू होता है। मनोविज्ञान में और हमारे स्रोतों में इसे एक बहुत ही बुनियादी अंतर के जरिए समझाया गया है। कौन सा अंतर? टू और फॉर का अंतर। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। टू और फॉर तो इंग्लिश के बहुत छोटे शब्द हैं, इनका मनोविज्ञान से क्या लेना देना? इन दो छोटे शब्दों में पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा है। देखिए, हम दूसरों के प्रति यानी रिस्पॉन्सिबल टू जिम्मेदार हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर जिम्मेदार नहीं हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। ये के प्रति और के लिए का क्या चक्कर है?
बिल्कुल। दूसरों के प्रति जिम्मेदार होने का मतलब है कि एक इंसान के रूप में हमारा फर्ज है कि हम लोगों से प्यार करें, जरूरत पड़ने पर उनका समर्थन करें या उन्हें सही सलाह दें। ये टू है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरों के लिए जिम्मेदार होने का मतलब है कि हम उनकी भावनाओं, उनके काम, उनके रवैये और उनके हिस्से के तनाव का बोझ भी खुद उठाने लगे। ये फॉर है। ओह, तो शेरी अपनी माँ के अकेलेपन के लिए, अपनी दोस्त की उलझनों के लिए और अपने बॉस के अधूरे काम के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। एग्जैक्टली। जबकि हकीकत ये है कि ये सब उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। शेरी उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं रही है, वो बस उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से बचा रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब कोई इंसान हमारे सामने सच में परेशान खड़ा हो, रो रहा हो, मदद मांग रहा हो, तो उस पल में ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इमोशनल मोमेंट में ये बहुत मुश्किल होता है। हम कैसे पहचानें कि ये उसका अपना रोजमर्रा का बैग है जिसे उसे खुद उठाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा भारी संकट है जहां उसे सच में हमारी मदद की जरूरत है। अगर हम हर बार ये सोचकर पीछे हट जाएं कि ये तो उसका काम है, तो क्या समाज में संवेदनशीलता ही खत्म नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। हाँ। और डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड ने इसका बहुत ही शानदार समाधान दिया है। उन्होंने जीवन के बोझ को 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। अच्छा, कौन सी 2 श्रेणियां? बोल्डर्स यानी भारी पत्थर और नैपसैक्स यानी रोजमर्रा का बैकपैक या बैग। भारी पत्थर और बैकपैक, दिलचस्प है। जी, बोल्डर्स में असाधारण संकट, बड़े ट्रॉमा या अचानक आई विपत्तियां हैं जो किसी भी इंसान को पूरी तरह कुचल सकती हैं। जैसे किसी करीबी की अचानक मृत्यु हो जाना या कोई गंभीर बीमारी आ जाना। बिल्कुल, या अचानक नौकरी चले जाना। ये एक ऐसा भारी पत्थर है जिसे कोई भी इंसान अकेले नहीं उठा सकता। ऐसे समय में हमें आगे बढ़कर दूसरों का बोझ उठाना चाहिए। ये हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। हाँ, बाइबल के गलातियों 6:2 में भी तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि हमें एक दूसरे का भारी बोझ उठाना चाहिए। एकदम सही। तो भारी पत्थर के मामले में हमें मदद करनी ही है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि जब सच में कोई बड़ा संकट हो तो हमें साथ देना है। तो फिर ये कैपसैक्स क्या है? कैपसैक्स या बैकपैक हमारे रोजमर्रा के जीवन का भार है। हमारी भावनाएं, हमारे चुनाव, हमारा रवैया और हमारे रोज के काम। मतलब जो चीजें हमें रोज डील करनी होती हैं। हाँ, ये एक ऐसा बैग है जो हर इंसान के पास है और इसे हर इंसान को अपना अपना खुद ही ढोना होता है। इसे उठाना संभव है और सबसे बड़ी बात, क्या? अपना बैकपैक खुद उठाना ही इंसान के चरित्र का निर्माण करता है, उसे अंदर से मजबूत बनाता है। अरे वाह! तो असली समस्या तब शुरू होती है जब कोई इंसान अपने रोजमर्रा के उस छोटे से बैकपैक को, अपने knapsack को एक बहुत बड़ा संकट या बोल्डर बताकर हमारे कंधों पर डाल देता है और हम उसे सच मानकर ढोने लगते हैं। बिल्कुल। और जो लोग हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो इस जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। शेरी के बॉस जेफ का समय पर अपना काम पूरा न करना उसका अपना knapsack था। कोई अचानक आया बोल्डर नहीं था। और उसके दोस्त लुइस का रोज रोज की छोटी छोटी बातों पे ड्रामा करना, वो भी उसका अपना knapsack था। शेरी को लगता है कि वो उनकी मदद कर रही है, लेकिन असल में वो उनकी बैसाखी बन गई है। और अगर हम किसी की बैसाखी बन जाएं, तो वो इंसान कभी अपने पैरों पर चलना नहीं सीखेगा। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोत्र में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी दी गई है। बिल की कहानी, राइट? हाँ, ये कहानी एक माता पिता और उनके 25 साल के बेटे बिल की है। बिल की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, वो कोई नौकरी नहीं करता और अपने माता पिता के पैसे पानी की तरह बहाता है। परेशान माता पिता एक दिन एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे बिल को सुधारें, वो बहुत बड़ी समस्या में है। और उस एक्सपर्ट का जवाब उन माता पिता के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बिल्कुल। एक्सपर्ट उन्हें बड़े शांत भाव से कहता है, मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे बिल को कोई समस्या है। समस्या असल में आपकी है। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा। मुझे याद है जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गया था। भला उस लड़के को समस्या क्यों नहीं है जो अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर रहा है? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। अगर हम प्रकृति को देखें तो हर चीज लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग यानी बोने और काटने के नियम पर चलती है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। बिल्कुल। अगर कोई लापरवाही के बीज बो रहा है तो उसे नुकसान की फसल काटनी होगी। ये नियम इंसान को उसकी गलतियों से सीखने का मौका देता है।
लेकिन बिल के माता पिता क्या कर रहे थे? वे इस प्राकृतिक नियम के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। बिल लगातार गैर जिम्मेदारी, आलस और गलत फैसलों के बीच बो रहा था। हाँ, और जब फसल काटने का यानी परिणामों का सामना करने का समय आता तो माता पिता आगे आकर सब कुछ ठीक कर देते। एग्जैक्टली। बिल के पैसे खत्म होते, माता पिता उसका बिल भर देते। बिल स्कूल से निकाला जाता, माता पिता जाकर स्कूल में मिन्नतें करते। बिल को कभी अपनी गलतियों के परिणाम भुगतने ही नहीं पड़े। इसलिए एक्सपर्ट ने कहा कि बिल को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसकी सारी समस्याएं तो माता पिता अपने सिर ले रहे हैं। दर्द माता पिता को हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। इसके लिए किताब में एक स्प्रिंकलर की एनालॉजी दी गई है जो मेरे दिमाग में बिल्कुल छप गई है। हाँ, वो गार्डन वाला उदाहरण। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान का एक पड़ोसी है। वो पड़ोसी बहुत आलसी है और अपने घर के लॉन में कभी पानी नहीं डालता। अब नियम के हिसाब से तो पड़ोसी का लॉन सूख जाना चाहिए। जाहिर सी बात है। लेकिन इस इंसान ने अपने घर का स्प्रिंकलर इस तरह सेट किया हुआ है कि उसका सारा पानी घूमकर पड़ोसी के लॉन में जा रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि पड़ोसी का लॉन तो एकदम हरा भरा और सुंदर है। वो आराम से कुर्सी डालकर अपने हरे लॉन में बैठा चाय पी रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। और इस इंसान का अपना लॉन? इस इंसान का अपना लॉन जहां से पानी जा रहा है वो पूरी तरह सूख कर पीला पड़ गया है। वहां दरारें आ गई हैं और ये इंसान परेशान है कि मैं इतनी मेहनत से पानी पंप कर रहा हूं, फिर भी मेरा लॉन क्यों सूख रहा है। जब तक वो इंसान उस स्प्रिंकलर की दिशा वापस अपने लॉन की तरफ नहीं मोड़ेगा, तब तक पड़ोसी को कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसे अपनी जमीन खुद सींचनी चाहिए। बिल्कुल सही। उसे कभी सूखी जमीन की परेशानी या उस दर्द का सामना ही नहीं करना पड़ा जो उसे बदलने पर मजबूर कर सके। बिल के माता पिता भी बिल्कुल यही कर रहे थे। वो अपना सारा पानी, अपना सारा पैसा और ऊर्जा बिल के सूखे लॉन में डाल रहे थे। तो इसका साफ मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में कुछ हदें, कुछ सीमाएं यानी बाउंड्रीज बनानी ही होंगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम बाउंड्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बड़ी पक्की ईंटों की दीवार की तस्वीर बनती है। लोगों को लगता है कि सीमाएं बनाने का मतलब है खुद को दुनिया से काट लेना, सबसे रिश्ते तोड़ लेना और एकदम अकेले हो जाना। क्या सच में सीमाओं का यही मतलब है? ये बाउंड्रीज को लेकर सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। सीमाएं कोई ईंट की दीवारें नहीं है जो हमें कैद कर दें। तो फिर क्या है? मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से सीमाओं को एक ऐसी बाड़ यानी फेंसेस की तरह देखना चाहिए जिनमें दरवाजे लगे हों। दरवाजे वाली बाड़? बिल्कुल। किसी भी बाड़ में दरवाजा क्यों होता है? ताकि उस घर का मालिक ये तय कर सके कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है। ये तो बहुत लॉजिकल है। सीमाओं का भी यही काम है। इन दरवाजों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अच्छी चीजों को, जैसे सच्चा प्यार, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक समर्थन, अंदर आने दें, और बुरी चीजों को, जैसे दूसरों का शोषण या उनका बेवजह का तनाव, हाँ, बुरी चीजों को और दूसरों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बाहर ही रोक दें। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत से लोग इस बाड़ के दरवाजे का बिल्कुल उल्टा इस्तेमाल करते हैं। वे बुरे को अंदर रख लेते हैं और अच्छे को बाहर कर देते हैं। ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन बहुत सच है। हाँ, जैसे कई लोग किसी रिश्ते में लगातार दुर्व्यवहार या ताने चुपचाप सहते रहते हैं। वे उस जहरीले इंसान को अपनी जिंदगी में अंदर आने देते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान सच में उनकी मदद करना चाहता है या उन्हें प्यार देना चाहता है तो वे एकदम से एक अभेद दीवार खड़ी कर लेते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब अकेले संभाल लूंगा। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें अतीत में गहरे भावनात्मक घाव मिले होते हैं। वे अपनी रक्षा करने के लिए बाड़ की जगह एक पक्की कंक्रीट की दीवार बना लेते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि कोई सच्चा इंसान मदद लेकर अंदर नहीं आ पाता। बिल्कुल। और उस इंसान के अंदर जमा हुआ सालों का दर्द कभी बाहर नहीं जा पाता, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जबकि स्वस्थ सीमाओं का मतलब है कि आपके पास वो चाबी हो जिससे आप जरूरत पड़ने पर अपना दर्द बाहर निकाल सकें और दूसरों का सच्चा प्यार अंदर ले सकें। एग्जैक्टली। यही बाउंड्रीज का असली मकसद है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब हम इसे असल जिंदगी में लागू करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने आ जाता है। और वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ है अपराधबोध यानी गिल्ट। अगर कोई इंसान अचानक अपनी बाड़ का दरवाजा बंद कर दे और अपने पड़ोसी से कहे कि आज से तुम्हें अपने लॉन में खुद पानी डालना होगा, तो वो पड़ोसी नाराज होगा। हाँ, वो तो पक्का बुरा मानेगा। वो कहेगा, तुम तो बहुत स्वार्थी हो गए हो, मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि अगर ना कहा तो हमारे करीबी रिश्ते टूट जाएंगे। ये डर बहुत लोगों को सताता है। जब कोई अपना इमोशनल कार्ड खेलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो उस भयानक गिल्ट से कैसे बचें? ये तो अंदर से खा जाता है।
ये डर बहुत असली है और ये सीमाओं को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा है। ना कहने पर जो स्वार्थी होने का ठप्पा लगता है, उसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कैसे समझें इसे? इसके लिए हमारे स्रोतों में एक डेंटिस्ट की बहुत ही कमाल की तुलना दी गई है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान डेंटिस्ट के पास जाता है और वो मशीन से उसके दांत की कैविटी निकालता है, तो क्या उस वक्त दर्द होता है? बिल्कुल होता है। बाप रे, वो मशीन की आवाज और वो दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। कई बार तो मसूड़ों से खून भी आ जाता है। ठीक है, वो दर्द देता है, लेकिन क्या वो डेंटिस्ट उस इंसान को कोई नुकसान यानी हार्म पहुंचा रहा है? नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। उल्टा वो उस सड़े हुए दांत को निकालकर उसे भविष्य की एक बहुत बड़ी बीमारी से या शायद दांत खोने से बचा रहा है। बस यही पूरा सार है। दर्द देने यानी हर्ट करने और नुकसान पहुंचाने यानी हार्म करने में आसमान और जमीन का अंतर है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जब कोई इंसान अपनी सीमाएं तय करता है, किसी को उसकी गैर जिम्मेदारी का बोझ उठाने से मना करता है या ना कहता है, तो हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लगे, उसके अहंकार को ठेस पहुंचे। हाँ, या उसे थोड़ी देर के लिए तकलीफ यानी हर्ट हो, लेकिन ऐसा करके कोई उसे नुकसान या हार्म नहीं पहुंचा रहा होता। असल में ना कहकर उसे आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत जरूरी मौका दिया जा रहा है। ये नजरिया तो पूरी सोच ही बदल देता है। यानी मेरा ना कहना सामने वाले के लिए कैविटी निकालने वाली उस मशीन की तरह है। वो चुभेगा, वो दर्द देगा, लेकिन वो उसे अंदर से खोखला होने से बचा लेगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी वो जो सामने वाला हमें गिल्ट फील कराता है, उसका क्या करें? हमें ये समझना होगा कि जो अपराध बोध हम महसूस करते हैं, वो अक्सर सामने वाले का हम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का एक छिपा हुआ हथियार होता है। कंट्रोल करने का तरीका मतलब वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? इसे ऐसे समझिए कि गिल्ट मैसेजेस सिर्फ छिपे हुए गुस्से का ही एक रूप है। जब कोई व्यक्ति अपना बैकपैक किसी और पर नहीं डाल पाता और वो सीधा गुस्सा भी नहीं कर सकता, तो वो गिल्ट का इस्तेमाल करता है। तुम तो बदल गए हो, या तुम्हें तो अब मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ, और इंसान डर जाता है कि कहीं वो सच में बुरा साबित ना हो जाए। और यहीं पर लॉ ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का नियम लागू होता है। डॉक्टर क्लाउड और डॉक्टर टाउनसेंड कहते हैं कि हर काम के पीछे एक प्रेरणा होती है। अगर कोई इंसान किसी डर, अपराध बोध या सामने वाले को खुश करने के दबाव में आकर हाँ कह रहा है, तो वो सच्चा प्यार नहीं है, वो एक तरह की भावनात्मक मजबूरी है। यानी वो बस डर के मारे कर रहा है। हाँ, सच्ची मदद और सच्ची सेवा हमेशा अंदर की आज़ादी की भावना से आनी चाहिए। अगर किसी के पास आज़ादी से ना कहने का विकल्प ही नहीं है, तो उसके हाँ कहने का भी कोई मोल नहीं रह जाता, क्योंकि वो हाँ दिल से नहीं बल्कि डर से निकली है। ये बात तो दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देती है। अगर मैं आज़ादी से ना नहीं कह सकता, तो मेरी हाँ भी एक मजबूरी है, एक ढोंग है। Exactly. लेकिन अब एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, क्योंकि कोई इंसान जो सालों से शेरी की तरह सबकी मदद करते करते पूरी तरह से थक चुका है, जिसे बर्नआउट हो रहा है, वो इस दलदल से बाहर कैसे निकले? इसका कोई ठोस एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इस बदलाव के लिए स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। और देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम है अपनी सीमाओं की कमी को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना। यानी सबसे पहले ये मानना कि गलती सामने वाले की नहीं, मेरी भी है। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान ये नहीं मानेगा कि वो खुद अपना स्प्रिंकलर दूसरों के यार्ड में डाल रहा है, तब तक वो उसे बंद कैसे करेगा? सही बात है। यह स्वीकार करना जरूरी है कि दूसरों की जिम्मेदारी उठाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने में हमारी भी सहमति शामिल है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे दिलचस्प कदम, बेबी नोज का अभ्यास करना। बेबी नोज यानी छोटे बच्चों की तरह ना कहना? नहीं, छोटे बच्चों की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्तर पर ना कहना। जैसे जब कोई इंसान जिम जाना शुरू करता है, तो वो पहले दिन ही 100 किलो का वजन नहीं उठाता। हाँ, वो हल्के वजन से अपनी मांसपेशियां मजबूत करता है। ठीक वैसे ही सीधे जाकर अपने बॉस या अपने सबसे करीबी और हावी रहने वाले रिश्तेदार से उलझने की जरूरत नहीं है। शुरुआत उन जगहों से करनी चाहिए जो सुरक्षित हों। जैसे कि कोई उदाहरण, छोटे स्तर पर ना कहना शुरू करता है, तो उसकी ना कहने की मनोवैज्ञानिक मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक तरीका है। और फिर तीसरा सबसे अहम कदम है लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग को पूरी तरह से लागू करना। यानी अपना स्प्रिंकलर अपने लॉन की तरफ मोड़ लेना। बिल्कुल। जब दूसरे लोग गलतियां करें, लापरवाही करें या अपना काम समय पर ना करें,
तो उन्हें उनके परिणामों का सामना खुद करने देना। उनके हिस्से का काम रात रात भर जाकर पूरा ना करना। हाँ, उन्हें वो दर्द महसूस होने देना जो उन्हें बदलने के लिए जरूरी है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होता। जब कोई सालों पुरानी आदतें तोड़ने की कोशिश करता है तो अंदर से बहुत घबराहट होती है, रिश्ते टूटने का डर सताता है। ये बिल्कुल सच है। ये सफर अकेला और डरावना हो सकता है। अक्सर इस मुश्किल सफर में अकेले चलना भारी पड़ जाता है और बाहरी मदद या सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत महसूस होती है। और यदि किसी को लगता है कि उसे इस बदलाव के लिए अपनी सीमाओं को पहचानने और बिना गिल्ट के ना कहने के लिए मार्गदर्शन या स्पष्टता की आवश्यकता है, तो वो एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए जुड़ सकता है। मुंबई स्थित कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल काउंसलर माहिक पंजाबी से एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप 9920794999। सही मार्गदर्शन इस सफर को थोड़ा कम डरावना बना सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सच है कि मार्गदर्शन बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार अपनी सीमाएं तय करना शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग, जिन्हें उसकी हाँ सुनने की आदत पड़ चुकी है, वे इसका कड़ा विरोध जरूर करते हैं। हाँ, वो लोग आसानी से कहाँ मानेंगे। बिल्कुल। और इस विरोध को सहने के लिए अंदरूनी मजबूती बहुत काम आती है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने कई अहम बातें सीखी। सबसे पहले हमें उस एयरपोर्ट वाले इंसान की तरह सबका सूटकेस उठाना बंद करना होगा। अपना सामान खुद उठाएं। हाँ, हमें ये पहचानना होगा कि सामने वाले की परेशानी उसका रोजमर्रा का बैग यानी नैपसैक है जिसे उसे खुद उठाना है, या कोई अचानक आया भारी पत्थर है जहां उसे सच में मदद चाहिए। सही बात है। हमें अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द ऐसी बाड़ बनानी है जिनमें दरवाजे हों, ताकि हम प्यार को अंदर ला सकें और दूसरों के फेंके हुए कचरे को बाहर रोक सकें। और सबसे जरूरी बात, हमें उस डेंटिस्ट की तरह बिना गिल्ट के ना कहना सीखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा दर्द लंबे समय के बहुत बड़े नुकसान से बचाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी मजबूरी के बोझ से आजाद करके एक सच्ची और स्वस्थ नींव पर खड़ा करते हैं। बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? जब हम लगातार किसी और का रोजमर्रा का बोझ, उसका वो छोटा सा बैकपैक अपने कंधों पर उठाते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में उनकी मदद कर रहे हैं, या फिर हम असल में उन्हें आत्मनिर्भर बनने, अपनी गलतियों से सीखने और मानसिक रूप से मजबूत होने के उनके उस बुनियादी हक को उनसे छीन रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। अगली बार जब भी किसी और का बैग उठाने का मन करे तो ये जरूर सोचिएगा कि कहीं आप मदद के नाम पर उनकी ताकत तो नहीं छीन रहे। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इतनी गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली चर्चा में।